नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं सेट झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 11th के मैथमेटिक्स में एक सेट आया हुआ है। उसमें हम लोग क्वेश्चन 1 से 20 तक कर चुके थे और हम लोग करने वाले थे 21 से लेकर 40 तक में। तो देखिए 21 नंबर को हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 और देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान इसमें रखिएगा बच्चा कि हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे ही और साथ साथ इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं उन सभी को आगे पीछे करके देख लेंगे, जिससे आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ आपको लिखा हुआ है समेशन। इसको सही तरीके से मैं लिख देता हूं, r इक्वल टू 0, r का वैल्यू n और 3 टू दी पावर r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये है एग्जैक्ट सवाल। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले नीचे आपको r इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आप क्या करो, r का वैल्यू पहले 0 रखो। पहले इस फंक्शन में, कौन सा फंक्शन, तो फंक्शन आपके पास ये रहा। इस फंक्शन में r का वैल्यू पहले 0 रखना है, प्लस फिर 1 रखना है, प्लस फिर 2 रखना है, ऐसे करके n तक जाना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, इसको लिख सकते हैं, एक बार 0 रखा तो 3 का पावर 0, फिर 1 रखा 3 का पावर 1, फिर 2 रखा 3 का पावर 2, ऐसे करके हम लोगों को कहां तक जाना है, प्लस 3 का पावर n तक। यहां तक चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको ध्यान से देखो, आपको दिखेगा कि ये एक जीपी का फॉर्म क्रिएट कर रहा है। जरा सोच के देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 3 का पावर 0 है। इसका मतलब आपको पता होगा कि कोई भी नंबर है जिसमें a का पावर 0 करेंगे तो मान 1 आएगा। ये बात तो आपको जानकारी होगा। अब आप यहाँ पे 1 लिख दो, फिर यहाँ 3 लिख दो, फिर 3 का स्क्वायर लिख दो और डॉट 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 प्लस 3 टू दी पावर n चला गया। ठीक है, तो ये एक फार्मूला यहाँ यूज हो रहा है। साथ साथ यहाँ पर एक जीपी लग रहा है, जिसमें a का मान देखो कितना है। a का मतलब होता है पहला टर्म आपको दिख रहा है 1, तो आप लिख दो 1। r का मान जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, जिसको बोलते हैं बच्चा कॉमन रेशियो। इस कॉमन रेशियो को निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दूसरे में से पहले को डिवाइड कर देना है। मतलब 3 में से डिवाइड कर दिए 1 को, या फिर तीसरे में से दूसरे को डिवाइड कर देना है। ये मतलब 3 का स्क्वायर बाई 3, कुछ भी करो, मान तो आंसर तो एक ही आएगा, वो है 3। यहां तक कोई इशू नहीं होगा। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, a पता है, r पता है, तो जीपी का फार्मूला समेशन के लिए क्या होता है, Sn बराबर a 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये फार्मूला को हम लोगों को रख देना है यहाँ पे। ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं है तो जीपी का समेशन का ये फार्मूला आप याद कर लो। तो अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप इस सवाल को बना ले जाओगे। अब आपका कहना होगा कि सर Sn इक्वल टू हो जाएगा a का मान कितना दिया हुआ है बाबू, a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 1 दिया हुआ है, और r का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। आप इसको ऐड कर, मतलब पुट कर दो वैल्यू को, तो हो जाएगा 1 माइनस r का वैल्यू हो गया 3 टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस 3, तो -2 होता है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे आप बी ऑप्शन, ए बी दोनों ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, और साथ में सी डी भी ऑप्शन शायद आप देख लेना, अगर होगा तो ठीक बात है। हमको जितना याद है ये ऑप्शन भी नहीं था। तो कुल मिला के फाइनल आंसर लेकिन इसका यही होने वाला है। इससे आपको ये चीज सीखना है बच्चा कि अगर कोई जीपी है तो जीपी का Sn का फार्मूला a 1 माइनस r टू दी पावर n 1 माइनस r होता है, ये याद कर लेना। और दूसरा याद कर लेना, अगर nth टर्म निकालना हो तो a r n माइनस 1 होता है।
AR⁻n-1 होता है। जीपी में दो चीज याद रखना, AN का मान AR⁻n-1 होता है और दूसरा आपका समेशन होता है A1-R⁻n1-R। एक बात और याद कर लेना, अगर मान लो इसी चीज को इनफाइनाइट सम के लिए दे देता, मतलब 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट दे देता, मतलब इनफाइनाइट तक के सम को बाबू ऐड करने को बोल रहा है, तो इसमें एक फार्मूला और लगेगा। याद कर लेना कि S इनफाइनाइट इक्वल टू होगा A/1 - R। ये याद कर लेना, ये तीनों चीज काम आने वाला है। तो अगर इसके लिए बोले तो A का मान यहाँ पे अभी 1 है और R का मान 3 है, तो ये हो जाएगा 1/1 - 3, मतलब 1/-2, तो इसको -1/2 भी लिख सकते थे। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे आप सीख लिए होंगे, जीपी के तीनों फार्मूलाज को आप समझ गए होंगे और यहाँ पे आप समेशन भी समझे होंगे कि समेशन का क्या मीनिंग है। तो चलो ये सवाल हो गया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे ना, नहीं तो ऐसे में वीडियो बड़ा हो जाता है। आ जाओ दूसरे नंबर में, क्या बोल रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x + 3 का पावर 8। तो इसमें देखो बच्चा, याद कर लो क्या कि अगर मान लो a + b का पावर n है, अगर a + b का पावर n है और उसमें तुमको एक टर्म निकालना है, मान लो वो टर्म आरवा टर्म अगर तुमको निकालना है, तो याद रखो कि NCR होगा, A का पावर 1 में R करो तो दूसरे में B का पावर n-R करो, तो काम हो जाएगा बाबू। ये चीज अगर तुमको याद है तो ये सवाल तुम बना ले जाओगे और जितना भी इसमें मार्क्स होगा वो मार्क्स तुमको मिल जाएगा। तो ये याद रखना कि ये बाइनोमियल का है। a + b का पावर n में आपको अगर r टर्म का मान निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगा लेना। इस सवाल में कितनावा के लिए पूछा है, 5 के लिए पूछा है, तो r का मान कितना हो गया बाबू, 5 हो गया। और देखो n टर्म कितना है, n का मान कितना है बाबू, 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दिए। अच्छा, अब देखो a का मान को अगर हम लोग x बोल देते हैं तो x का पावर यहाँ 5 हो जाएगा, तो x का पावर 5 के लिए ही पूछा है। अब यहाँ +3 मतलब b का मान कितना मानो बाबू, 3 मान लो। अब सवाल को पुट कर दो, सवाल को अगर पुट कर देंगे TR में तो हमारा मान निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ बराबर हो जाएगा NCR मतलब 8C 8C, R का मान कितना है, 5 है, A का मान कितना है, X का पावर 5 हो गया, और फिर B का मान कितना है, 3 का पावर में 8 - 5 हो जाएगा। तो बाबू x का पावर 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, उसके कॉफिशिएंट को पहचानना है, कॉफिशिएंट को बताना है। तो इसमें तो कॉफिशिएंट ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जितना सॉल्व होके आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो बाबू इसको सॉल्व करके देखते हैं और आंसर कितना आता है। देखो यहाँ पे 8C5 से तुमको याद करना होगा फार्मूला क्या होता है, NCR का फार्मूला याद कर लो बाबू, क्या है, फैक्टोरियल n -R और फैक्टोरियल R होता है। ये फार्मूला तो याद होगा ही। आ जाओ यहाँ फैक्टोरियल 8 हो गया, यहाँ फैक्टोरियल 8 में 5 घट गया, फैक्टोरियल 5 हो गया, गुना यहाँ 3 का पावर में 8 में से 5 घटाएं तो 3 हो गया। इसको सॉल्व करो बाबू। देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना एक चीज बड़ा जरूरी है, जैसे मैं बताया था फैक्टोरियल n है तो n फैक्टोरियल n - 1 लिख सकते हैं, या फिर फैक्टोरियल n है तो n गुना n - 1 और गुना n - 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मतलब इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता था घटते हुए क्रम में। तो बाबू 8 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 8 गुना 7 गुना 6 गुना फैक्टोरियल का 5, तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 बाबू, ये दोनों कट जाना है। तो इसका मतलब हुआ 8 गुना 7 गुना 6
बटे में 3 गुना 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 6 कट गया, 8 सत्ते कितना हो गया 56 हो गया। हम लोग सही कर रहे हैं ना। अच्छा, इसको तो सॉल्व कर दिए बाबू, लेकिन यहाँ 3 का पावर 3 27, ये तो सॉल्व नहीं किए है ना, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, हर जगह गुना में 27 चल जाएगा। गुना में 27 अगर हम लोग कर देते हैं तो 56 और 27 का गुना जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 56 और 27 का गुना तुम भी कर सकते हो बाबू और हम भी कर सकते हैं। इन दोनों का गुना कर देंगे तो काम बन जाएगा, यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं है ना। तो गुना करते हैं, शॉर्ट तरीका देखो, 7 छक 42 कर दो बच्चा, तो 4 बचा, 7 बचे 35 को यहाँ लिख दो और 6 दूनी 12 को यहाँ लिख दो। तो यहाँ 5 4 9 11 हो गया, 1 बच गया बाबू, 3 और 1 4 5, तो 1 को लिखो और 5 को रहने दो, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 और 5 15, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है बाबू 15 12। ये वैदिक गणित है। अगर नहीं भी आता है तो आप तो साधारण गुना कर ही सकते हैं, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, आगे आ जाओ, देखो इसमें आंसर कौन सा है, मिल रहा है या नहीं। कितना 15 12, देखो बहुत सुंदर आंसर तो मिल गया हम लोगों का। तो इससे भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल गया कि कैसे हम लोग बाइनोमियल में सॉल्व कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, तो ये देख लिए, चलो ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी 2020। ये देखो, असल में हुआ क्या था कि एक वीडियो बनाए हुए थे, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मेरा मेहनत पानी में चल गया, इसलिए टिक लगा हुआ है। देखो 20 25 30 कहां तक गया है, 100 तक गया है। तो कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म है, मतलब बाबू यहाँ पे ये an का मान दिया है, n का मान तुमको निकालना है, यही ना, an का मान देके रखा है, n का मान तुमको निकालना है, a मान दिया है, d मान दिया है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं an का मान 100 है, और तुमको a का मान यहाँ पे 20 है, और d का मान तुमको 25 देके रखा है। तो फॉर्मूला लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान कितना है 100 है बाबू, a का मान 20 हो गया, n माइनस 1, हमको n का मान नहीं पता, d का मान कितना है 25 है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा मान को रख दिए हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस में है, ये वाला जब LHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 100 में से माइनस को 20 कर दिए, और यहाँ हो गया n माइनस 1 गुना 25, इसको सॉल्व किए बाबू, तो ये हो गया 80 बराबर n माइनस 1 और बटे में 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओहो, d का मान हम 25 लिखते हैं, बताओ। तुम लोग भी सोच रहे होगे ना, क्या दिमाग नहीं है ठिकाने में, d का मान निकालना है। d का मान कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस है ना, दूसरे में से क्या कर दो, पहले को घटा दो, या तीसरे में से दूसरे को घटा दो। तो 25 में से बाबू 20 को घटा दिए तो 5 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस 5 ना होगा। ठीक है, देखो इसको हटाओ, लिखो 5, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे 80 और ये 5 गया भागा में, तो n माइनस 1 हो गया, तो मतलब n माइनस 1 का मान 80 बटा 5, मतलब 5 एका 5 और 5 36, n माइनस 1 का मान 16 हो गया बाबू। तो n का मान जब इधर गया तो 16 प्लस 1 मतलब 17 हो गया। मतलब कुल मिला के ये है कि इसको सॉल्व कर देना था, अपना काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन है, 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक डन है, चलो आगे बढ़ो। तो इसमें क्या याद करना है, थोड़ा सा ये भी मैं बता देता हूं, चूंकि एपी का सवाल है, तो एपी का सवाल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, an का मान याद रखो बच्चा, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, दूसरा मान याद रखो sn का, sn का 2 फार्मूला है, n बटा 2
ए प्लस ए एन, एक तो ये याद रखना, और दूसरा फार्मूला जब ए एन का मान रख देते हैं तो क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d। और तीसरा अगर याद रखना है तो याद रखना कि ए एन का मान निकालने के लिए एस एन में से एस एन माइनस 1 कर देते हैं। अगर ये तीन बात अगर आपको याद है तो कहीं ना कहीं आपको वो सब चीज कहीं ना कहीं सवाल सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नहीं था, ये कितना नंबर था, ये कितना नंबर था, 24, 23, तो 24 कहाँ चला गया, ओह 24 मिस हो गया, चलो कोई नहीं, अलग से करवा देंगे। 25 देख लो, 25 क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, x माइनस 3 x प्लस 4 आर इन जीपी, जीपी में होना चाहिए। तो देखो जीपी के लिए क्या बताया गया है कि मान लो अगर a1 a2 और a3 अगर ये जीपी में है, इसका मतलब है कि कॉमन रेशियो जो है वो दूसरे में से पहले को भागा दो और तीसरे में से दूसरे को भागा दो, बराबर होना चाहिए। तो इसी को ना कहते हैं जीपी है। अगर एक कंडीशन है तो जीपी है और ये कंडीशन नहीं है तो जीपी नहीं है। तो इसमें आ जाओ, अगर ये जीपी है तो x का मान क्या होगा, तो a2 का मान कितना है, x है, रख दो। a1 का मान कितना है, x माइनस 3 है। फिर a3 का मान कितना है, x प्लस 4 है बाबू। a2 का मान कितना है, x है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, इस जगह पे बोले तो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहां हो गया x माइनस 3 और यहां हो गया x प्लस 4। ठीक है, अब बराबर यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर, इसको लिख देंगे x स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 4x और माइनस 3 गुना 4। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसको गुना कैसे किए, देखो ये फार्मूला याद रखो। कौन सा फार्मूला, कि x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू बाबू याद रखो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये याद करके रखो तो आपका काम हो जाएगा। उसी चीज को यहाँ पे मैं पुट कर दिया हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, ये प्लस एक्स और ये प्लस एक्स तो कैंसिल हो जाना है, ये दोनों कट जाएगा। तो मान 0 बराबर कितना होगा, माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस का 12, तो x का मान हो जाएगा 12। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाना है। ठीक है, x इज इक्वल टू 12 आंसर। देखो कहां पे है, x इज इक्वल टू 12। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इफ 3x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, फिर बोल रहा है ax प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर देन a का मान बताओ। तो इसके लिए दो चीज याद रखो बाबू की, अगर मान लो कोई एक लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, हाँ, और इसके परपेंडिकुलर अगर कोई ये है तो m1 अगर इसको मान लिए और इसको m2 मान लिए तो m1 और m2 का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होगा। m1 और m2 क्या है, स्लोप है। m1 और m2 क्या है, स्लोप है। अब देखो ये तो याद रखना है कि अगर परपेंडिकुलर है तो m1 और m2 दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, ये बात याद रखना। ठीक, दूसरा बात याद रखना कि अगर मान लो ये इक्वेशन है और इसका स्लोप m2 है ना, तो m2 का मान होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x और बटे में हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ y, बटे में हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ y।
ठीक है, तो देखो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, ए है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस ऑफ ए, और कॉफिशिएंट ऑफ वाई कितना है, बी है, तो यहाँ हो जाएगा बी, तो माइनस ए अपॉन बी हो जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्लोप, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, परपेंडिकुलर कंडीशन है ना, तो मतलब m1 और m2 दोनों का गुना -1 के बराबर आना चाहिए। तो m1 का मान कितना है, यहां से ढूंढो, m1 का मान हो जाएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, 3 है ना, कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, 3 है, और कॉफिशिएंट ऑफ y कितना है, -4 है, ये कट गया तो कितना आ गया, 3/4, इसका मान कितना आया, 3/4 आया। ठीक है, तो m1 का मान लिख देंगे 3/4 इंटू, अब इसमें देखो इस वाले में इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, a है, और कॉफिशिएंट ऑफ y कितना है, 6 है, तो यहां हो जाएगा -a/6, दोनों का मान किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 3 एका 3 दूनी 6, तो -a/8 हो जाएगा बराबर -1, माइनस माइनस कट गया, a का मान किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर आ गया, तो a का मान 8 के बराबर आ गया। देखो यही चीज है, तो क्या याद रखना था, याद यही रखना था कि अगर दो लाइन है तो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तभी होगा जब दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करने पे -1 हो, और दूसरा चीज कि अगर कोई एक लाइन है ax + by + c = 0 तो उसका स्लोप होगा -a/b। ये दो बात याद रखना था, लेकिन इससे रिलेटेड एक चीज और हम आपको करवा देते हैं जो कि आप याद रखें, वो है कि अगर मान लो दो लाइन आपस में पैरेलल हो और इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 और m2 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये भी याद रख लेना, अगर काम आ गया तो, क्वेश्चन में आ गया तो आप कर लेना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पेंट है, लिखना चाहता था पॉइंट 2,3, मतलब क्या बोल रहा है वो समझो। पहले फिगर बना देते हैं सुंदर सा, कि अगर एक ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और इसमें आपको बोला जा रहा है कि एक लाइन है जो कि x को भी और y को भी इक्वल इंटरसेप्ट पे काट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का जो दूरी था वो, और यहां से यहां तक का जो दूरी था वो, दोनों आपस में बराबर होगा। तो पहले तो याद कर लो फॉर्मूला कि x और y इंटरसेप्ट, अगर कोई कट करता है a और यहाँ y पे b कट करता है, तो यहाँ क्या बनता था, a कॉमा लड्डू, और यहाँ क्या बनता था 0, b, तो x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 हुआ करता था। x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट बराबर 1, ये क्या था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन था। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये भी तो कुछ इसी तरीके से a, 0 हो जाएगा और ये 0, a हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग x, a प्लस y, a बराबर 1 होगा। ये तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन अब बोल रहा है विच इज पासेस थ्रू पॉइंट 2,3, वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि पास कर, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कि पास कर रहा है 2,3 से। इसका मतलब है इस स्ट्रेट लाइन में अगर मान को पुट कर दे तो वो सेटिस्फाई करेगा। क्या सेटिस्फाई करेगा, x का मान रख देना होगा 2 और y का मान रख देना होगा 3, तो यहां हो जाएगा 2 बटा a प्लस y बटा, y का मान तो हम लोग को पता है, y का मान हम लोग को पता है कितना, 3 बटा a बराबर 1, तो यहां हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे a, तो यहां हो जाएगा 2 प्लस 3 बटा बराबर 1, 3 और 2 हो गया 5, a बराबर 1, तो a का मान हो गया 1/5, a का मान हो गया 1/5। मान क्या पूछा है,
अच्छा, वो स्ट्रेट लाइन ही पूछ दिया था कि बताओ वो एक स्ट्रेट लाइन क्या होगा। तो सिंपल x प्लस वाई बराबर, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करते तो a को यहां लिख सकते थे, तो ये क्या हो जाता, x प्लस वाई बराबर a। तो यहाँ पे आंसर होगा a का मान हम लोगों का कितना आ गया। ओहो, बताओ, देखो तुम लोग यहाँ है नहीं तो इसके कारण कितना दिक्कत हो रहा है। अभी रहता तो बताता ना। a का मान यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। a यहाँ गया तो वैल्यू हो गया 5, a का मान यहाँ रख देंगे 5, तो x प्लस वाई बराबर आंसर आ गया 5। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, बस जानना था x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फॉर्म का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। हालांकि इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता था, लेकिन क्यों जाना, क्योंकि ये तो याद रखना ही चाहिए था, है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन इतना एंड पासिंग थ्रू पॉइंट इतना। देखो अभी जस्ट समझाए थे उसी से बन जाएगा ये सवाल, है ना। एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देके रखा है 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, इसका इक्वेशन देके रखा है। और दूसरा बोल रहा है कि पॉइंट, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बताओ जो कि पैरेलल हो इसके पैरेलल हो और पास कर रहा हो -2, 3 से। तो कुछ नहीं करना है, आराम से इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसका स्लोप निकाल लेंगे m1। इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बटे कॉफिशिएंट ऑफ y -4 है, ये दोनों कट गया, 3/4 आ गया। और दूसरा m2 है, तो m2 तो हम लोगों को स्लोप कितना होगा। अरे भाई, जब दोनों पैरेलल लाइन है तो अभी बताया गया ना कि दोनों का स्लोप बराबर होगा, तो m2 बराबर m1 होगा, है ना। मतलब 3/4 ही हो जाएगा। तो इसका भी स्लोप मिल गया बाबू, स्लोप मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। तो याद करो स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉइंट फॉर्म, कि अगर मान लो स्लोप दिया हुआ है m और एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, तो स्ट्रेट लाइन होता था y माइनस y1 बराबर x माइनस x1 और गुना में m। ये तो याद करना था, यस और नो, ये याद करना था कि अगर एक स्लोप दिया हुआ, एक पॉइंट दिया हुआ है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होता था, है ना। उसी में तुमको रख देना है। m2 का मान है 3/4 और पॉइंट है -2, 3। तो इसको चलो लिखते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो y -3 बराबर x माइनस माइनस तो +2 हो जाएगा, गुना m का वैल्यू 3/4। इस 4 को इधर ले जाओ तो हो जाएगा 4y -12 बराबर 3 को गुना करो 3x + 6, तो हो जाएगा कितना, इधर भेज दो तो 4y -3x, इसको इधर भेजे तो -18 बराबर 0, मतलब माइनस को कॉमन ले लिए तो 3x - 4y + 18 बराबर 0। जरा ऑप्शन में देखे क्या है, 3x - 4y + 18 बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही आ रहा है। तो आपको ये चीज तो दिख ही गया होगा क्या क्या याद रखना है। एक तो पैरेलल का कंडीशन और दूसरा आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना टू लाइन इतना। लेंथ बताना है, तो देखो अगर कोई एक पॉइंट है x1, y1, ठीक, और एक स्ट्रेट लाइन है ax + by + c बराबर 0, तो इसका यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर d से दिखाएं तो d का मान होता था मॉड। ये x1 y1 को बाबू इसमें रख देना है, इसके xy में, तो ax1 + by1 प्लस का c हो जाएगा, और यहाँ रूट अंडर नीचे में x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर a² और y का कॉफिशिएंट का स्क्वायर b² हो जाएगा। ये वाला चीज को आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा मान, यहाँ पे वैल्यू को रखिए और देखिए क्या आ रहा है। देखिए पॉइंट है 3, -3, ठीक है, और यहां से यहां तक का दूरी, ठीक। इक्वेशन क्या है, 9x
प्लस 3y प्लस 16 बराबर 0। अब इसमें अगर हम रखना चाहें तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 9 गुना x का मान है 3 प्लस 3 गुना y का मान है -3 प्लस 16 और बटे में आ जाएगा रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा बच्चा, सॉल्व करो, सॉल्यूशन करो, देखो क्या आता है। 9 या 27 माइनस 9 प्लस 16 और यहां हो जाएगा रूट अंडर 9 9 81 प्लस 9। तो ये हो जाएगा 27 में से 9 गया बच्चा तो 18 और 18 होगा ना, 18 और 16 दूनी 32 34। तो 34 बटा रूट अंडर 90। रूट अंडर 90 को लिख सकते हैं 3 रूट अंडर 10। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा होगा तो रूट 10 गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 34 रूट 10 बटे में ये हो जाएगा 30, यही ना, और कोई तो विकल्प है नहीं। तो इतना ही आंसर है। ऑप्शन में कुछ दिख रहा है क्या? देखो ऑप्शन में कुछ दिख ही नहीं रहा है। चलो तो यहां भी कुछ गड़बड़ ऊपर क्वेश्चन में है। ठीक है, इसमें हम लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है। इस वाले चीज को याद रखना, इस वाले फार्मूला को, कि अगर कोई एक पॉइंट है वहां से किसी स्ट्रेट लाइन में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, तो डी का फार्मूला होता है ये वाला। ठीक है, रख देना है, आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर, ओहो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है। तो आपको सेंटर के लिए याद रखना था -g माइनस f होता है, और अगर उसका रेडियस निकालना है तो रूट अंडर g का स्क्वायर f का स्क्वायर और यहाँ पे -c कर देना होता है, वो आपका रेडियस बताता है। यस और नो? तो बस यही चीज आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देना है, यूज कर लेना है। तो देखो सेंटर पूछा है ना, तो यहाँ पे g का मान कितना हो जाएगा, इस जगह पर देखो थोड़ा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये इसको तोड़ के लिख सकते हैं +2 माइनस 2x, और इसको लिख सकते हैं +2 माइनस 4y। तो यहां से पता चलेगा ये g है, यस और नो, और यहां से पता चलेगा ये f है। तो -g माइनस f, तो -g और -f का मान कितना हो जाएगा, -g हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2, और यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 4। तो 2 और 4 मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा, काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो सवाल तो बहुत ही आसान था। फाइंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 9y। देखो बच्चा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ ऐसे बनता था, यस और नो? तो इसका एक्सिस ये खुद में, इसका एक्सिस ये बन जाता था जो खुद है y इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम लोग बोले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का अगर ग्राफ बोले, तो वो बच्चा ऐसे अपवर्ड पैराबोला बनता था। तो उसका एक्सिस तो ये हो गया ना, तो ये तो हो गया x बराबर 0, यस और नो? तो x बराबर 0 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, 3, 5 और 4, 3, 1। इन तीनों के बीच में, मतलब 3 पॉइंट दिया हुआ है, इन सब के बीच में दूरी डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। यहाँ पे कॉमा है, तो हिंदी या इंग्लिश बहुत गड़बड़ है, तो यहाँ पे याद रख लेना है। इसको थोड़ा सा नॉर्मल पहले जनरल फॉर्म में लिख देते हैं बच्चा, कि x1, y1, z1 ये है, और x2, y2 और z2।
अगर ये 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट के बीच में अगर हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग निकालते हैं रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। बस इतना कर देंगे, काम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए रखो तो जरा सा मान, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, 3 में से 3 गया तो 0 का होल स्क्वायर, 1 में से 5 गया तो प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो रूट अंडर 20 हो गया। मतलब इसको लिख सकते हैं 5 गुना 4 बच्चा, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 रूट 5, है ना। तो आंसर कहीं है, हाँ जी, डी नंबर है ना। तो ये डिस्टेंस फार्मूला अगर 3D के लिए है, अगर मान लीजिए 3 एक्सिस है एक्स वाई जेड, तो 3 पॉइंट दिया हुआ है, जैसे 2D में करते थे वैसे ही एक जेड बस बढ़ जाता है और डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ log x अपॉन a विथ रेस्पेक्ट टू x इज, डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन करना है log x बेस a का। तो देखो बच्चा, इसको करने के लिए डिफरेंशिएशन, पहले तो इसको लिखो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, ताकि इसके बेस में e बन जाए। ठीक है, याद करो log a बेस b को क्या बताया गया था, log ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, और यहाँ पे जो आपको इच्छा करता है भर दीजिए, बस दोनों सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ हम लोग e रखेंगे क्योंकि e का ही फॉर्मूला पढ़ते हैं, यस और नो। तो इस जगह पे a1 बाई log a बेस e तो बाहर चला गया। अब डिफरेंशिएशन log x का कितना होता है, 1 अपॉन x हो जाता है। याद रखिए इसको, डिफरेंशिएशन किसका, log x का, इसमें ध्यान रखिएगा बेस e होता है, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई एक्स। तो इससे आपका काम बन गया। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये log का लगा और एक प्रॉपर्टी आपका ये लगा, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स log a बेस e। ऑप्शन ढूंढिए कहाँ है, x log a बेस e, ये परफेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लिमिट x साइन 1 अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0, x है और साइन 1 अपॉन x है। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे फिल करो बच्चा, देखो क्या करेंगे, यहां पे 0 रख दिए गुना साइन 1/0 रख दिए, तो हम लोग जानते हैं ना 1/0 इनफाइनाइट होता है या ना, तो 0 गुना साइन इनफाइनाइट यहां लिख देंगे। अच्छा एक बात बताओ, इनफाइनाइट का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि साइन का वैल्यू तो इनफाइनाइट पे नहीं जाता ना, लेकिन बच्चा एंगल है, यहाँ डोमेन है, ये एंगल तो इनफाइनाइट जा सकता है ना, क्योंकि 0, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 50 डिग्री, 1000 डिग्री, 2000, 1 लाख, 50 लाख रेडियन में एकदम अनंत तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता था। ठीक है, तो डोमेन तो इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो रेंज है साइन का वो तो -1 से लेकर +1 तक ही ऑसिलेट करेगा, यस और नो। और उसको 0 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो वैल्यू तो 0 ही आ जाएगा, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 0। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो आ जाओ आगे, क्या बोल रहा है, इफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 देन डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू 1। तो पहले तो डिफरेंशिएशन करो ना बाबू, किसका, fx का। fx का मान कितना है, तो मान है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब इसके लिए तो फॉर्मूला याद रखना होगा ना, क्या याद, एक ही फॉर्मूला काफी है, डिफरेंशिएशन x का पावर n का फॉर्मूला nx n माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन देखो, अब अगर x का पावर 2 का बोले तो यहाँ n का मान कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x का पावर 2 माइनस 1, तो 1 हो जाएगा, मतलब इसका मान कितना आ गया, 2x आ गया। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिए। अब हमको जरूरत है x का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ
x अगर रखते हैं मतलब पावर में 1 है, तो यहां हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, मतलब सीधा आ जाएगा 1, क्योंकि x का पावर 0 का मान तो 1 ही होता है, 1 हो गया। उसके बाद डिफरेंशिएशन अगर हम लोग किसी भी कांस्टेंट का करते हैं, कोई भी कांस्टेंट का करते हैं, तो ध्यान रखना है उसका मान तो 0 होता है, बस इस चीज को अप्लाई कर दो। तो देखो सबसे पहले इसमें 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 सब में डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दो और कांस्टेंट को बाहर कर दो। तो 2 डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर का होगा, फिर +3 डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का होगा, फिर -5 डिफरेंशिएशन किसका होगा, 1 का होगा। तो यहां पे मान आ गया 2 इंटू, यहां देखो कितना आया 2x आया, +3 इस x का देखो कितना आया 1 आया, प्लस -5 इंटू 0, तो आंसर आएगा कितना 4x + 3। ये आया डिफरेंशिएशन बच्चा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन fx का, आया ना। लेकिन इसको सवाल में क्या पूछ रहा है, यहां तक तो काम हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन पूछ रहा है x = 1 के लिए, तो यहां पे पूरे में ब्रैकेट लगा के लिखो x = 1, मतलब इस पूरे में लिखो x = 1। अब लिखो 4 इंटू 1 + 3, पुट कर दो मान, तो 4 + 3 बराबर कितना हो गया 7 हो गया। तो हमारा आंसर आ जा रहा है 7, कुछ गलती तो नहीं किए हैं। 2x हो गया, 2x 4 और 3x, ठीक तो है, 4x + 3। अब x का मान हम लोग रख दिए, x का मान रख दिए कितना है 1, तो 1 रखे तो 4 + 4 7 हो जाना चाहिए, यहाँ ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, चेक कर लेना, हम लोग जितना लेकिन फार्मूला लिखे हैं वो परफेक्ट है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है बच्चा। आगे देखो, Which of the following sentence is not a statement? ध्यान से समझना, स्टेटमेंट का मतलब होता है कि मैथमेटिकली वो सही भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इमोशन का जगह नहीं है। स्टेटमेंट में इमोशन का कद्र हम लोग नहीं करते हैं। तो एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है कि गणित एक कठिन विषय है, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, ये इमोशन में है, ये जरूरी नहीं है। तो मैथमेटिक्स के तरह अगर देखें तो कोई भी चीज, अगर मान लीजिए कोई भी चीज है, तो उसमें अगर सही भी होता है मैथमेटिकली कोई बात, मतलब परफेक्ट बात है, और गलत भी होता है तो भी परफेक्ट बात है, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट है। गलत भी है तो क्या हुआ, मैथमेटिकली वो कॉन्सेप्ट में है, गलत है कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, शामिल हो जाएगा आपका किसमें, स्टेटमेंट में। लेकिन इमोशन का यहाँ कोई जगह नहीं होता है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, ये आंसर हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अरे बाबू 1 + 2 + 3 + ... n टाइम्स तक, तो नेचुरल नंबर तो यही है ना, 1 2 3 4 5 6। अब इसका अगर हम a का मान बोले तो 1 हो गया, d का मान बोले तो 1 हो गया, तो Sn बराबर क्या होगा, n/2 2a + n-1d होता है। अब इसका मान को रख दो, हालांकि इसको हम लोग रखेंगे और याद कर लेते हैं, इसको पुट करेंगे तो आएगा n+1/2, करके तुम लोग देख लेना, यही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग याद ही रखते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब इसका बोल रहा है एवरेज, तो एवरेज करने का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चा, 1 2 3 4, टोटल n गो टर्म है, तो एवरेज जब निकालते हैं तो नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं। समेशन यहां पे लिखते हैं समेशन बाबू, हाँ या ना, और फिर नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स जो कि n है, यस और नो। और समेशन कितना है, n+1 बाई में 2, ऑलरेडी यहां n है कटम कुटुम करने के लिए, आंसर क्या आया n+1/2, तो आंसर हो जाएगा n+1/2। तो सिंपल था, इसमें आप एपी का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, आप इसको याद भी रख सकते थे, ये याद रखना ही चाहिए। इससे संबंधित चीज है कि याद कर लो कि 1 + 2 + 3 + ... n टाइम्स तक होता है, n+1/2, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + ... n² तक याद कर लो। n+1 2n+1/6,
और याद कर लो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब के लिए n+1/2 का होल स्क्वायर। इतना अगर आप याद रखते हैं तो चीज आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। सेम क्वेश्चन है क्या? सेम ही क्वेश्चन है ना? चलो, हाँ, इफ E is impossible event then PE is equal to question mark। ठीक, अब बोल रहा है कोई ऐसा इवेंट जो कि मुमकिन ही ना हो, जिसके होने का कोई चांस ही ना हो, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? अरे बाबू 0 होगा, हाँ या ना? अब ध्यान से समझना, दो चीज है। पहला चीज, जिसका संभावना ही ना हो वो हो ही नहीं सकता, तो वैसे चीज का प्रायिकता कितना होगा? 0 होगा। और कोई एक होता है जिसका पूरा संभावना है, 100% संभावना है कि वो होगा ही, तो उसका प्रायिकता क्या होगा? उसका प्रायिकता क्या होगा? 1 होगा। यस और नो? तो ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी का जो मान है वो 0 से लेकर कहां तक होता है? 1 तक होता है। ये क्या है? इम्पॉसिबल चीज है, मतलब ये होगा ही नहीं, हाँ या ना? और 1 तब आएगा जब 100% पॉसिबल चीज होगा। 100% पॉसिबल चीज की वही होगा तब हम लोगों का मान आएगा 1, और बाकी बीच बीचवा में खेलेगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। इफ PA प्रोबेबिलिटी दिया है, PB दिया हुआ है, तो PA और B, इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो बच्चा, PA और B का मान अगर निकालना है तो PA प्लस PB, और यहां पे कर देते हैं माइनस P ऑफ A एंड B। इसको सबसेट में नहीं लिखते हैं, सुपर ये सब में नहीं लिखते हैं, इसको सिंपल लिखते हैं A एंड B। ऐसे ही होता है ना? यस और नो? क्योंकि 2 बार ऐड करते हैं, ये एक गोला, ये एक गोला, ये है A इवेंट, ये है B इवेंट, 2 बार ऐड हो जाता है, इसलिए इसको घटा देते हैं एंड वाले को। अब बोल रहा है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब दूर दूर है, ये A अलग है, ये B अलग है। इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा बच्चा? 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम, PA का मान कितना है? 3/5 है, और PB का मान कितना है? 1/5 है, तो 4/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 4/5 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है। बहुत आसान सा था अगर पढ़े होंगे तो। आगे देखो, ए कॉइन इज ट्वाइस 2 बार उछाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल। देखो बच्चा, 2 बार अगर उछाला गया मतलब एक में हेड टेल आ सकता था ना, तो पॉसिबिलिटी देखो, हेड और हेड आएगा, ठीक है, हेड और टेल आएगा, टेल और हेड आएगा, यस और नो, और टेल और टेल आएगा। 4 पॉसिबिलिटी है होने का, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी तो 4 हो गया। लेकिन अब बोल रहा है इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट मतलब होता है बच्चा कम से कम एक हेड, एक टेल आना चाहिए, यस और नो, 1 टेल, तो कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो कम से कम 1 टेल तो यहां आया है, कम से कम 1 टेल यहां आया है, और ज्यादा भी तो आ सकता है, क्योंकि कम से कम 1 टेल मतलब 2 भी आ सकता था, तो ये तीनों शामिल हो जाएगा। तो यहां आंसर हो जाएगा 3, तो 3/4 इसका आंसर होना चाहिए। वही चीज अगर बोलता एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, मतलब उतना, उससे कम हो सकता था लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को, सारे फार्मूलाज को याद कर लेना, और फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेना। सारे बेसिक टाइप के चीज को यहाँ पे लिखा गया था, लेकिन सवाल यही नहीं रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सवाल यही रहेगा। हाँ, ये है कि इससे संबंधित मैंने जो फार्मूलाज को और एक्सपोजर दिया है, उन सभी का यूज करके सवाल क्रिएट किया जा सकता है।
तो इस पे नहीं रहे कि ये चूंकि झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट है तो इसी से आएगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। वो बस एक सेट एग्जाम्पल की तरह दिया है, आप इससे हटके फार्मूला को याद करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। लेकिन एक प्रारूप देने के लिए यहाँ पे मैं भी इसे सॉल्व कर दिया और आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके का पेपर आया है, आ सकता है और कैसा लेवल है, आप ये देख सकते हैं। बहुत ही आसान लेवल था, सिंपल फार्मूला बेस्ड था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी नेक्स्ट वीडियो आपका डिमांड में हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग भी उसमें काम करें और हम लोग को प्रोत्साहन देने का काम करें। थैंक यू सो मच।